यूपीएसएससी पेट एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। आइए हम कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा यदि महाद्वीप की बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप। तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में सीएफ का क्या अर्थ होता है। यानी वर्षण पैटर्न के यानी जलवायु में जो जलवायु को मापा जाता है जिस एरिया के हिसाब से देखा जाता है तो उसमें एक सीएफ शब्द आया है। सीएफ का क्या अर्थ है। बूंदाबांदी वर्षण, साल भर वर्षण, हिम वर्षण, मौसमी वर्षण। तो इसमें आपका आंसर होगा साल भर वर्षण। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि वर्षण पैटर्न के संदर्भ में समशीतोष्ण जलवायु सीएफ का क्या अर्थ है। सीएफ जो शब्द है उसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा समशीतोष्ण के अर्थ में। तो इसका होगा कि साल भर वर्षण। तीसरा प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैशाखी से संबंधित है। यानी भारत का कौन सा राज्य जो कि काल वैशाखी तूफान के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा विकल्प दिया है, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, गुजरात। तो इन तीन ऑप्शन, चार ऑप्शनों में से आपका जो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो विकल्प है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो महानदी, जैसा कि आप भारत के मैप में देखे होंगे कि महानदी कहां कहां किस राज्य में है, महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि मैप आपको पता होगा तो आंसर भी पता होगा। यह कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार नहीं है। इसका कर्नाटक राज्य में विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। जैसे पहाड़ियों की श्रेणी में दिया है शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी। तो हिमालय को, जैसे कि हिमालय के भाग जब आप पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे भाग बताए गए होंगे। तो उसमें से दिया है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिण का जो कि दक्षिणी श्रेणी की पहचान करना है। यानी भारत के दक्षिणी, हिमालय के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है तो उसकी पहचान हम लोग को करना है। जैसा कि आप देखेंगे 4 विकल्प है कि शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। दक्षिणतम यदि देखा जाए श्रेणी में तो शिवालिक श्रेणी आती है। प्रश्न संख्या 6 है जो कि दिया है हरित क्रांति से संबंधित कि हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। दूसरा है कि यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लागू था। तीसरा दिया है कि यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। तो यही आपका विकल्प सही है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। विकल्प पे आते हैं। विकल्प दिया है कि निकट मुद्रा, विश्वास्य मुद्रा, कमोडिटी मनी, कागजी मुद्रा। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प जो कि कागजी मुद्रा के नाम से इसे जानते हैं, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिया है डाट वे पदार्थ जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवाएं कर, जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगे हैं। पहला पेट्रोलियम, सभी कृषि उत्पाद, मानव उपयोगों के लिए मादक पेय, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। तो इसमें आपका
विकल्प डी सही होगा, जो कि तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। प्रश्न है कि तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके लिए भारत में वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगे हैं। दोनों कर की बात करेगा तो तंबाकू और तंबाकू वाले पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 के दशक में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इनमें विकल्प है 4, 6, 14, 20। तो 4, 6, 14, 20 में हम देखेंगे कि 1980 के दशक में यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वस्तुओं पर टैक्स का प्रावधान बताता है? तो आइए देखते हैं। 98वां संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन जो 2012-2014, 100वां संविधान संशोधन 2015, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इनमें से या जो आपका सही होगा विकल्प 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जब भारत में किसी राज्यपाल की बात किया जाए, उपराष्ट्रपति की बात किया जाए, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो कम से कम वह 35 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक ज्ञान को विकसित करना, सोच को विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो इसका जवाब होगा आपका ए 51A(H). क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो इनमें से आपका अनुच्छेद जो 44 है 44, यह भारतीय संविधान यानी समान नागरिक संहिता राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? यानी भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, अपने जाति धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ अपना कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 37। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 26। यह बताता है कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, अपने धर्म के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3, 4, 2, 1। तो यदि प्रश्न जैसे इसके अंग की बात किया जाए तो 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? सत्ता का अंतिम हस्तांतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? 1943, 1942, 1945, 1946। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, सही विकल्प होगा जो कि आपको 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारत में आया था अंतिम हस्तांतरण करने के लिए। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था।
1857, 1858, 1856, 1859। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में से शासन समाप्त कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के प्रतिनिधि मुंबई में मिले थे। तो इनमें प्रतिनिधियों की संख्या पूछ रहा है। 42 मिले थे, 34 मिले थे, 156 मिले थे, 108 मिले थे, 72 मिले थे। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा आपका यानी 72 प्रतिनिधि मुंबई में 1885 में इकट्ठा हुए थे और यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वहीं हुई। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना तरुण सागर, स्वामी विवेकानंद, जम्बू विजय, गौरव गोपाल दास। तो 19 का सही जवाब होगा जो कि विकल्प नंबर स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो महान हस्ती है भारत के, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? मद्रास और बिहार से, बंगाल और बिहार से, बंगाल और मद्रास से, बंबई और बिहार से। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा जो कि बंगाल और बिहार से। प्रश्न संख्या 21 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? ताजमहल, जामा मस्जिद, शाहजहां का मकबरा, बीबी का मकबरा। तो आप जानते होंगे कि आगरा का ताजमहल तो हो नहीं सकता, जामा मस्जिद हो नहीं सकती, तो शाहजहां का मकबरा यह भी नहीं हो सकता, बीबी का मकबरा यह सही विकल्प होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, बीबी का मकबरा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों यानी आश्रयों के निर्माण पर केंद्रित किया? शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूं। जो इन 4 शासकों में से कौन सा ऐसा शासक था कि जो यात्रियों की सुविधा का ध्यान केंद्रित हुआ उसका, और उसने सरायों में आश्रय लेने वाले को लिए सुविधा देने का काम किया? तो इसका सही जवाब है ए, शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 23 है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था? कहा गया धर्मपाल, गोपाल, रामपाल, महिपाल। इन चारों में पाल लगा हुआ है, तो इसको ऑप्शन से यदि छांटना चाहें तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। यानी जैसे हम और आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो गोपाल यानी पाल वंश का संस्थापक था। अगला, पट्टकदल में जैन मंदिर का निर्माण वंश द्वारा करवाया गया था। वंश का नाम बताना है, चोल वंश, होयसल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो आप इन प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक, सेकेंड अशोक के नाम से जाना जाता है? मिलिंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्क। तो चंद्रगुप्त अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डाट उसमें खाली है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, त्वरण 2 गुना हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है कि जब किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा कर दिया जाए तो उस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। यानी उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है 1/4 प्रारंभिक ऊर्जा के 1/4 हो जाती है। आइए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? टाइटेरियम, जिनान, थोरियम, टेक्नीटियम। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ट्राइटेनियम। ट्राइटेनियम। मनुष्य के हाथ में अगला प्रश्न है 28 नंबर। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, 27, 21, 17। मनुष्य के हाथ में हड्डियों की संख्या होती है मुख्य रूप से, जो कि देखा जाए तो 27 होती है। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? पैरेकाइना, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम। कौन सा पादप ऊतक मृदा में जल को पहुंचाने का जो कार्य करता है उस ऊतक का नाम है, जो कि जाइलम जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, तो इसमें जाइलम होगा। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टाइटेनिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो खट्टा से आप जानते होंगे कि आज ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं कि क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या जा रहा है, राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या सोच रहा है। तो इसमें पूछा है अशुद्ध कि क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसमें जो कि पहला ही वाक्य अशुद्ध है। राहुल क्या जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। राहुल क्या कहां जा रहा है, ऐसे रहता तो ये शुद्ध हो जाता। क्या जा रहा है, ये सेंटेंस पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जा रहा है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छंद स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची स्वच्छ मीन्स होता है साफ, निर्मल। तो इसका होगा प्रश्न संख्या 32 का भी होगा ए, निर्मल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरा संबंधित अशुद्धियां हैं? पहला दिया है कि देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। तो इसमें मुहावरा की दृष्टि से देखना है, तो मुहावरा की दृष्टि से यदि देखें तो बी जो कि अशुद्धियां हैं, विकल्प बी सही होगा कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं कि घूमने फिरने वाले साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से होगा कौन सा? परिवारजक, तपस्वी, योगी, श्रमण। तो जो घूमते फिरते लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक शब्द में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जो कि परिव्राजक। आते हैं अब प्रश्न संख्या 35 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पुल्लिंग है? आभार, दया, माया, भाषा। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, तो जो कि माया स्त्रीलिंग हो गया, भाषा भी एक तरह से स्त्रीलिंग मानी जाती है, दया और आभार दो विकल्प हैं, इनमें ही चुनना है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब जो कि होगा आभार। दया भी स्त्रीलिंग के रूप में ही देखी जाती है। जून 2025 में प्रश्न संख्या 36 कि जून 2025 में किस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिलेमोन यांग, एना लेमा वेयरबाक, हेल्गा सिम्ड,
नियो गुटेरस। तो इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है आपका कि एना लेना बेबाक। भारत का क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया? गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, सारनाथ में। तो भारत का पहला शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो इसका भी जवाब आपका होगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है गुरुग्राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही जवाब है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो वह राज्य है मणिपुर। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं कि भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो 39 का सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा कैंसर भारत कैंसर जीनोम एटलस प्रौद्योगिकी यानी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इन चारों विकल्पों में से आप देखेंगे कि सामान्य नागरिक संहिता यदि लागू करने वाला कोई राज्य है भारत का तो सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया है। प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। यानी 2025 में जो फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना चल रही है तो 2025 में कौन सा वर्ष था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 9वां वर्ष। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा? गुवाहाटी, ईटानगर, न्यू शिलांग टाउनशिप या इम्फाल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा आपका सी, न्यू शिलांग टाउनशिप। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीर वीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? 10%, 15%, 20%, 25%। यदि अग्निवीर से कोई भी उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट वापस आता है तो उसे भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि 20%। क्वेश्चन नंबर 41। 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? यानी 31 मई 2025 में जम्मू कश्मीर में एक चेरी कार्गो नाम से ट्रेन चलाई गई तो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई भारत के? श्रीनगर से पुणे, कटरा से बांद्रा टर्मिनस, जम्मू से दिल्ली, उधमपुर से अहमदाबाद। तो प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब होगा कटरा से बांद्रा टर्मिनल। प्रश्न संख्या 45। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? 32, 28, 24, 21। तो इसका सही जवाब होगा कि 24। प्रश्न संख्या 46 जो गणित का प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो आप देखेंगे कि 8/15, 19/20, 32, 23/60 और 27/35। इसको यदि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है और ये भिन्न के रूप में दिया है तो प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है बी, 23/60, 8/15, 27/35 और 19/20। आते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। एक दुकानदार 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदा, उसे बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रत्येक कुर्सी का
विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका तो बताने का टाइम नहीं है, विकल्प के माध्यम से हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा 1125। रेणु एक धनराशि 10% सुषमा को देती है और शेष धनराशि 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि 50% सुरभि को देती है, फिर शेष धनराशि को 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 रुपया धनराशि शेष रही हो तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा आपका सी, जो कि 1800। क्वेश्चन नंबर 49, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6000 और 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया है, तो गैर तकनीकी और औसत मासिक वेतन 4000। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ श्रमिकों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इसका सही विकल्प होगा 400। दिए गए व्यंजक का मान बताइए। अब ये दिए हुए व्यंजक का मान बताना है तो इसका सही विकल्प होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 50 का सी।